तो नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका एक और शानदार पॉडकास्ट के अंदर। और लास्ट टाइम हमने डेटा साइंस के ऊपर बहुत डिटेल में बात करी थी, जिसमें जानवी मोदी जी हमारे गेस्ट बन के आई थी। और इस बार हमने फ्रॉम कॉलेज प्रोजेक्ट्स टू एंड एआई एक्सपर्टीज करके एक सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पर हम मेजरली फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं, जिन्होंने कैंपस में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम किया है, और उस पर्टिकुलर चीज़ पे हम मेजरली फोकस कर रहे हैं। और इस बार इस पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट है वो है प्रतीक व्यास जी। और प्रतीक व्यास जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ही इज़ एन सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये अभी जस्ट सेकेंड ईयर में आए हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने डीप लर्निंग और वॉइस प्रोसेसिंग के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, काफ़ी इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। इनकी एज अभी केवल 20 ईयर्स है, और इनका जो मेजर एक्सपर्टीज़ वाला एरिया है वो है बैक एंड डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो इन्होंने भी अपनी किस तरीके से चैलेंजेस से कोप अप किया, लाइक ये बहुत छोटी एज से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चले गए थे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे, बिना किसी देरी लगाए, हम प्रतीक व्यास जी को वेलकम करते हैं हमारे इस शो के ऊपर। तो वेलकम है आपका सर, आप इस पे आए। ऑल्दो क्योंकि हम इनको सर इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ों पे काम किया हुआ है, तो ही डिजर्व द टाइटल सर फॉर दिस। तो फटाफट से थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्रतीक व्यास जी। तो अब आपका कैसा इस चीज़ में इंटरेस्ट आया यही में, और कैसा आपका ये पूरा सफ़र रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, तो ये थोड़ा बताइए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के सिन के सीईओ से मेरे को आज इतना नाम सुनने को मिल रहा है। बट यार, मशीन लर्निंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी और जितनी भी सारी फील्ड्स है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है एक तरीके से। मतलब कि अगर एक एक चीज को अगर हम पकड़ के चले तो लाइक हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। हम साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, जितनी भी फील्ड्स है, इससे हम एक्चुअल में क्या आउटकम निकालना चाह रहे हैं, वो है एक कंपनी को फायदा देना, यूजर्स को डेटाबेस देना। जितने भी हमारे पास में यूजर्स है, जितने भी हमारे पास में लोग हैं, जितने भी हमारे पास में जितने भी लोग, जो जो लोग भी है हमारे साथ में जुड़े हुए, उन सबको एक अच्छी सुविधा देना, उन सबको सुविधाएं प्रोवाइड करना। तो ये हमारा मोटो है। और अब हम्म। क्योंकि एआई एमएल, डेटा साइंस और ये सब चीजें बूम पर चल रही है, तो लोग सोच रहे हैं कि इसके अंदर में जाना हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज रहेगी। बट ऐसा नहीं है। बाकी की फील्ड्स भी इवॉल्व कर रही है, बट क्योंकि इस फील्ड के अंदर में इतना ज्यादा डीपन जाने के अंदर में लोगों को बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना हम लोग की, उत्सुकता मिलती है। उन्हें मोटिवेशन हम्म। मिल रहा है कि हम बिना हमारी प्रेजेंस होते हुए, हम बिना वहां पर होते हुए, हमारा काम हुआ हो रहा है, हम वहाँ नहीं है और हमारा काम हो रहा है। तो इससे बढ़िया चीज क्या होगी। ऑटोमेशन इज वेरी मच इजी विथ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जहाँ तक मैं मेरी बात करूँ, तो मैंने लाइक अभी मैं एट प्रेजेंट एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर इन इक्विलिब्राइज टेक्नोलॉजीज के अंदर में हूँ। वहाँ पर मेरा ओ। लाइक बैकएंड का थोड़ा बहुत चलता है। बैकएंड इन सेंस कि मैं वहाँ पर सिर्फ एक सोल्यूशन बनाने पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो सोल्यूशन स्केलेबल भी होना चाहिए, उसमें बग्स, वो बग फ्री सोल्यूशन होना चाहिए, और उस सोल्यूशन को करने के लिए सफिशिएंट टाइम हमारे पास में होना चाहिए। बिकॉज सारी चीजें ना किसी को नहीं पता, सीरियसली। हम्म। सारी चीजें इस दुनिया के अंदर में किसी को नहीं पता। अगर कोई बंदा मेरे को आके ये बोलता है कि मुझे पाइथन, मशीन लर्निंग में कुछ सब कुछ आता है, तो मैं मान ही नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज सबको हो सकता है, बट एक्सपर्टीज गेन करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, बट वो फिर भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, हम्म। तो मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी क्लास सेकंड के अंदर में। कुछ अच्छा। फैमिली कंडीशंस के कारण मैंने सेकंड से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी। हम्म। और मेरी जो प्राइमरी लैंग्वेज थी वो सी लैंग्वेज थी, तो ये जो सबसे पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है। कुछ लोग कहते अपनी हैं जर्नी के बारे में बताइए, लाइक सबसे पहले आपने किस प्रोजेक्ट पे या किस कोडिंग लैंग्वेज को चूज किया, और क्यों चूज किया उस पर्टिकुलर कंडीशन में। क्योंकि हर बच्चा जो होता है वो इस एज का या तो मस्ती कर रहा होता है या कोई ना कोई मूवीज और इनमें दिमाग लगा रहा होता है। बट आपको ऐसा क्या चीज था जिसने आपको कोडिंग करने के लिए और ज्यादा ट्रिगर किया, और उसके बेस आपने ये आगे काम किया, क्या आपने मतलब इस चीज पे कैसे किया, पहली कौन सी यार, कोडिंग लैंग्वेज थी। यार सबसे पहले जो मेरी कोडिंग लैंग्वेज थी वो थी सी लैंग्वेज। सी यार एक लैंग्वेज। चीज है कि अगर हम लोग, अगर मेरे को मेरे को इंटरेस्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर में। जब मैं अच्छा। कंप्यूटर को देखता था ना, तो मेरे को उस हम्म। कंप्यूटर के देखने से मेरे को ऐसा लगता था कि यार, ये चलता कैसे है। हम्म। होता है ना कि स्कूटर का क्यूरियोसिटी इंजन है। क्वेश्चंस।
बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। ये स्कूटर है, चलता कैसे है? वो कहता है, बच्चे होते हम्म। हैं ना छोटे छोटे, एक मजाक की अगर मैं हाँ। बात करूं हम्म। तो बोलते हैं ना, इस स्कूटर में पेचकस मारूं तो क्या होगा। हाँ। बोलते हैं ना कि स्कूटर के इंजन में पेचकस खुराफाती मारूं तो क्या होगा। खुराफाती दिमाग पूरा होता है फाके एकदम। दिमाग, करेक्ट। हाँ। ठीक है। तो वो क्या है ना, वो दिमाग मेरा चला। मैंने क्या किया, मेरे घर में उस टाइम था IBM का 153X कंप्यूटर करके आता था उस टाइम, अच्छा। पुराना। ओके। वो मैंने खोल दिया पूरा। वो पूरा अरे मैंने बाप खोल रे। के रख दिया। ठीक है। फिर घर वालों उसमें का से कैसा रिएक्शन था? घर वाला का रिएक्शन बहुत बेकार था। मेरे को मार भी पड़ी थी उस चीज के लिए, बहुत हम्म। गंदी वाली, मेरे को याद है। बट उस कंप्यूटर को मैंने वापस फिक्स कर दिया, पता नहीं कैसे, और वो चल भी गया। तब मेरा इंटरेस्ट जागा कि जैसे ये टूटा था, मतलब जैसे उसमें सब चिपसेट वगैरह बाहर निकले थे, मैंने वैसा का वैसे इसको वापस जोड़ दिया। हम्म। यार, मैं अगर इस पार्ट को यहाँ लगाऊं तो क्या होगा। उस टाइम हम्म। क्या होता था, हमारे पास में वो फ्लॉपी डिस्क आती थी, वो फ्लॉपी नहीं आती, वो फ्लॉपी हाँ डिस्क में हाँ। विंडोज वगैरह बिल्कुल। डालते थे। तो हम्म। फ्लॉपी डिस्क का जो वो राइटर होता था ना, वहां पर मैंने पेपर डाल दिया कि देखते हैं अरे क्या बाप होता रे। है। वो अच्छा। एरर दे गया मेरे को वापस। वापस एरर दे गया। जब मैंने सही फ्लॉपी ड्राइव डाली, तब वो हम्म। चलने लगा। हम्म। एक दिन क्या हुआ, लाइक कुछ ऐसे ही फैमिली के अंदर में कंडीशंस वगैरह आ गई थी, जिसकी वजह से मेरे को इस जर्नी के अंदर में कूदना पड़ा। ये तो सब मस्ती की बातें थी। हम्म। एक्चुअली सेकंड क्लास के अंदर में, लाइक मेरे फादर थे, उन्होंने ही मेरे को ट्रिगर किया था इस चीज के लिए। कि मतलब जैसे कहते हैं ना भाई, माँ बाप सबके डांटते हैं, सभी को हम्म। डांटते हैं लोग, तो मेरे को उस टाइम एक हम्म। बंदे ने ट्रिगर किया था कि तेरे को पता है, आज अगर तू एक अच्छे लेवल पे जाएगा ना, तो उससे खुशी हम लोगों को होती है। मैं उस टाइम अराउंड एक, लाइक ज्यादा मेरे में अक्ल थी नहीं। मेरे को क्या हुआ, मैंने मेरे चाचा जी को बोला कि यार मेरे को है ना थोड़ा बहुत ये चीज करनी है, मेरे को ये समझना है कुछ भी करके, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस टाइम आ चुका था कंप्यूटर के अंदर में कि ये डब्बा है क्या, हम्म। ये जो हम्म। डब्बा मेरे सामने रखा है क्या। ये क्या तब चीज उन्होंने, है? बिल्कुल, तब उन्होंने मेरे को एक किताब दी थी। आज भी चलती है वो कॉलेजेस के अंदर में, अच्छा। यशवंत कानेतकर की आती है, लेट अस सी करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यशवंत कानेटकर बहुत ज्यादा फेमस बिल्कुल ऑथर है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, यशवंत मैंने भी कानेतकर रीड की। करी हुई है, बहुत अच्छी किताब है। बहुत अच्छी किताब है सीरियसली। उस बंदे की हम्म। सी अगर कोई पढ़ लेना, तो एक्सपर्ट है। पाइथन की भी आती है वैसे, चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है यशवंत कानेतकर जी की। बुक्स बहुत हाँ अच्छी फिर आती है। डमीज करके भी एक चलती थी, लाइक अभी हम जब कॉलेज में थे ना, तो अभी डमीज वाली बुक भी चलती थी। बिल्कुल डमीज। बिल्कुल। डमीज। डमीज, डमीज के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है सीरियसली बताऊँ तो। डमीज भी है, और यशवंत कांडेकर और डमीज, और ये मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक थी, बट मेजरली जो आईआईटीज में भी प्रिफर की जाती है ना, तो वो यशवंत कांडेकर की करी जाती है। बिल्कुल, बिकॉज कि वो सी। बेसिक जो होता है, बिल्कुल 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 करेक्ट, बिकॉज जो बेसिक हम्म। होता है ना, वो मैटर हम्म। करता है। किसी बहुत भी ज्यादा। चीज का बेसिक बहुत ज्यादा मैटर करता है। लाइक अगर मेरे को ये नहीं पता कि पॉइंटर क्या होता है, मेरे को ये नहीं पता मैच केस क्या होता है, तो मैं कैसे प्रोग्रामिंग करूँ। मेरे को यही नहीं एग्जैक्टली पता exactly. इफ एल्स क्या होता है, तो मैं कैसे एक प्रोग्राम को लिख सकता हूँ। हम्म। इसलिए तो सी लैंग्वेज जब मैंने स्टार्ट करी थी, मेरे को अराउंड 2 साल लगे थे सी लैंग्वेज को खत्म करने में। अच्छा। लाइक मैंने मेरा फर्स्ट प्रोग्राम जो लिखा था, मेरे को अभी भी याद है, फैक्टोरियल के ऊपर में था। सबसे पहला जो मैंने प्रोग्राम लिखा था, फैक्टोरियल हम्म। निकालने का था, एक बेसिक जैसे जनरल प्रोग्राम्स लिखते हैं हाँ अपन बिल्कुल लोग। बिल्कुल। और जो फर्स्ट मेरा प्रोजेक्ट था, वो एक मंडी के ऊपर में प्रोजेक्ट था, यूजिंग सी लैंग्वेज। जैसे सॉफ्टवेयर आता था पहले मेट्रो करके, मेट्रो। मेट्रो करके एक सॉफ्टवेयर आता था, उसकी हूबहू हाँ। मैंने कॉपी बनाई थी, अच्छा। सेम कॉपी उस टाइम। तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ में कि वो एप्लीकेशन जब मैंने बनाई थी, तो उसमें जैसे कहते हैं ना, पहले एक ऑब्जेक्टिव सी करके चलती थी, पहले जो पुराने कंपाइलर्स होते चलती थे, थी। एनसीसी ऑब्जेक्टिव सी। एक, बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपाइलर का मुझे इशू आ रहा था। जैसे जीसीसी होता है एक तो अपने पास में, जीसीसी हाँ कंपाइलर। जीसीसी। हाँ बिल्कुल होता है जीसीसी। बिल्कुल। तो उस टाइम क्या होता था ना, टर्बो सी के ऊपर मैं काम करता था, टर्बो सी प्लस प्लस पे मैं हाँ। काम करता था। उधर एक इशू आता था कि लाइक आप ऊपर इंटीजर को डिफाइन नहीं कर सकते, आपको ऊपर ही सब डिफाइन करना है, आप बीच में का इंटीजर डिफाइन नहीं कर सकते हाँ वेरिएबल। ये चीज आती थी बिल्कुल। बिल्कुल। तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए मैंने जब जीसीसी इंस्टॉल किया, तो मेरा IBM X काम नहीं करता था, क्योंकि वो उस चीज के लिए बना ही नहीं था। अब 8086 वाले प्रोसेसर थे उस टाइम, हम्म। तो वो मेरा काम ही नहीं करता था उस टाइम। ये दिक्कत आती थी मेरे को बार बार। हम्म। तो नहीं, ये एक्चुअली, तो है ही है। बिल्कुल। अब और थोड़ा अगर हम आपके कॉलेज वाली अगर जर्नी पे आए, ठीक है, वापस लाइक आपने बताया किस तरीके से आपका ये पूरा इंटरेस्ट आया, तो हम्म,
आपका एआई और डीप लर्निंग के अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था? मतलब जब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे ही आप जंप करें, तो उसके अंदर आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट क्यों था? ये एक मेरा क्वेश्चन है, और बाकी ऑडियंस भी पूछना चाहती है कि ये क्यों चीज थी। मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट जो एआई और एमएल की फील्ड में था, हम्म। वो लाइक एक लाइक ज्यादा कुछ हाईफाई प्रोजेक्ट नहीं था, एक बहुत ही हम्म। सिंपल सा प्रोजेक्ट था जो कि था स्टॉक प्रेडिक्टर। मतलब स्टॉक कि प्रिडिक्टर। बिल्कुल, मेरे पास क्या होते हम्म। थे, लाइक मैंने सैमसंग, मेरे को स्टॉक्स का बहुत शौक था उस टाइम। ये अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ मेरे 11th 12th की। मैं जब 11th अच्छा। 12th में था तब मैंने 11th में मशीन लर्निंग पढ़नी स्टार्ट करी थी। और मैंने मेरा अच्छा। पहला प्रोजेक्ट 11th हम्म। मिड में, हाँ बिल्कुल 11th मिड हाफ ईयरली में बनाया था। हम्म। तो उस टाइम जो मेरा एक पहला प्रोजेक्ट था वो था स्टॉक प्रेडिक्टर के ऊपर में। तो हम लोग क्या करते थे, स्टॉक्स के अंदर में हमारे पास में तीन चीजें होती है मेजर। हम्म। सबसे पहला, हमारा जो लोएस्ट वॉल्यूम उस दिन का कितना गया, हम्म। हाईएस्ट वो स्टॉक कितना गया, और उन दो के बीच का डिफरेंस जिसे वॉल्यूम कहा जाता है। हम्म। तो इन तीन को एनालाइज करके मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो कि मेरे को ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास में ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो मेरा हम्म। कितनी हाइक जाएगी। अच्छा। लाइक अगर मैंने लो, मेरे पास में वॉल्यूम लाइक इसमें एक और टिकर डिजाइन करके भी होता है ना, लाइक टिकर भी बनता है एक। टिकर टिकर को बनता है, यूज करके बिल्कुल ही, टिकर को यूज करके ही अपन ये चीज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टिकर हम्म। को भी यूज करके आप कर सकते हो ऐसा वैसे। टिकर के अंदर क्या होता है ना कि टिकर आपको एक पूरा का पूरा, लाइक उसमें वो गैप्स बना के देता है कि जैसे अब मेरे पास में जैसे चार हम्म। डेटा पॉइंट्स है, हम्म। ठीक है, और मैंने उसमें ऐसा मेंशन किया कि मेरे को दो से उस डेटा को टिक करना है, तो वो दो डेटा पॉइंट्स को स्किप कर देगा, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट होगी, बाकी ऊपर 9 होगा। हम्म। तो उस डेटा सेट के अंदर में एक स्पार्सिटी क्रिएट हो जाती है। तो इन दो गैप्स को भरने हम्म। के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर उस जो भी हमारे पास में जो एरे है, या बोलते डेटा सीरीज है, एरे नहीं बोलेंगे यहाँ पर, डेटा सीरीज बोलेंगे, हम्म। उस डेटा सीरीज का हम लोग मीन वहां पर फिल कर देते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से वो डेटा मैनेज हो जाता है, और जब डेटा मैनेज हो गया तो मैं आगे की चीजें प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो उस तो पहला उसको यूज प्रोजेक्ट मुझे इस करके आप तरीके से था। प्रिडिक्शन करते थे, ये आपका सबसे फर्स्ट बिल्कुल प्रोजेक्ट था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बढ़िया चीज है। आपका आई थिंक मेरे आपका कैमरे में थोड़ा आ रहा है, एक बार आप थोड़ा कैमरा चेक कर लीजिएगा, शायद वो ऑफ हो गया है ड्यू टू सम बिल्कुल अननोन रीजन, मे बी नेटवर्क इश्यूज भी एक कारण हो सकता है इस चीज के लिए। बट टिल बिल्कुल देन आप बिल्कुल। अपना कैमरा वापस सही कर रहे हैं, टिल मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। हम्म। और ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स ये चीज पूछना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन है कि कॉलेज में अभी तक का आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा लगा है, और क्यों सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा आपको? चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, सबसे ज्यादा जो अभी तक आपने कॉलेज में फेस किया है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो मैंने अभी तक फेस हम्म। किया है, यार प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, बिकॉज चैलेंजिंग जिसे कहते हैं ना, उससे भी ऊपर एक चैलेंज था मेरे लिए कॉलेज के अच्छा। अंदर में, सीरियसली। तो ओके। अगर वैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब मैं बात करता हूँ तो प्रोजेक्ट बनाने में लाइक चैलेंज नहीं बोल सकते, बिकॉज जब इंटरेस्ट आता है ना आपको किसी चीज में तो हम्म। चैलेंजेस नहीं होते हैं, वो अच्छा। सीखने का मोटिवेशन होता है। ये तो बहुत चैलेंज, अच्छी बात कही आपने। वो सीखने का मोटिवेशन होता है, बिकॉज यार हम्म। चैलेंजेस से क्या होता है ना, अगर आपकी जैसे उनको चैलेंजेस नहीं बोल सकते, आपको क्या गैप क्या, बोल सकते हैं एज अ कि गैप बिल्कुल, आइडेंटिफिकेशन, यहाँ आपको हम क्या क्या लैग कर रहे स्टेप्स, हैं। करेक्ट, आपको क्या क्या स्टेप्स लगे सीखने में, हाँ। इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो लाइक अगर चैलेंजेस की बात हो ही रही है तो थोड़ा बता देते हैं। लाइक सबसे पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था, उसके बारे में अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो उससे मेरे को ये चैलेंजेस आए कि सबसे पहला तो यार सीधी सी बात है, लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि उस टाइम हम्म। इतनी नॉलेज थी भी नहीं जब स्टार्ट किया था एमएल। जैसे जैसे कॉलेज के अंदर में आया, मेरा सबसे पहला जो चैलेंज मेरे को फेस होने को मिला कि अब मुझे करना क्या है। लाइक मैंने सारी एल्गोरिदम्स पढ़ ली, लीनियर लॉजिस्टिक, के मींस, प्री रिलीशन, बूस्टिंग वगैरह सब पढ़ लिया, बैगिंग एग्रेशन सब पढ़ लिया। अब मेरे को एक्चुअल में करना क्या है, मैं किस चीज पे काम करूंगा। तो जो डेटा को उस वे में लाना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर मुझे एक कंप्यूटर विजन मॉडल ट्रेन करना है जो कि मुझे ये बता सके हु इज दिस, हम्म। और कहाँ पर है, उस इमेज में कहाँ पर है, तो मैं क्या यूज हम्म। कर सकता हूँ, मुझे योलो यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। ऑब्जेक्ट अब डिटेक्शन के लिए।
बिल्कुल। अब मैं हम्म। RCNN, मास्क्ड RCNN, ऐसे अगर मैं चीजें यूज कर रहा हूँ, फास्टर RCNN, तो वो एक सही चीज नहीं रहेगी। तो सही टेक्नोलॉजी को चूज करना, वो आपको एक्सपीरियंस से मिलता है। मैं जितना योगा आप टेक्नो प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक केस बताता हूँ, अभी 6 महीने पहले की बात है। श्योर श्योर। मेरी मेरी कंपनी ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपको अटेंडेंस सिस्टम बनाना है। लाइक जैसे कि अब ओ। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे मैं बैठा हम्म। हूँ, मैं कुर्सी पे बैठा, मेरी अटेंडेंस मार्क हो गई ऑटोमेटिकली। अच्छा। तो उस टाइम मेरे को एक चीज माइंड में आई कि मैं इसको योलो से कर सकता हूँ। करेक्ट। मैं उसको हाँ। योलो से कर सकता हूँ। मैं हर बिल्कुल आराम इंसान से। की बिल्कुल, मैं हर इंसान की एक पिक्चर लूंगा। मतलब सबको बैठाकर मैं ऐसे एक एक पिक्चर ले लूंगा उनकी, उस पिक्चर को मैं ऑगमेंट करूंगा, डेटा ऑगमेंटेशन। फिर उसको श्योर। मैं योलो से ट्रेन कर दूंगा। हाँ। बट इसमें मुझे चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे ये था कि योलो काम कैसे करता है। वापस से खुराफाती दिमाग, मेरा प्रोजेक्ट भी बन गया, सब कुछ हो गया, बट मेरा ये था ये काम कैसे हुआ। अरे बाप रे। तब मैंने एक्चुअल में योलो को पूरा खोल दिया, खोल दिया। उसके कॉन्फ़िगरेशन सेम फाइल, वही उसके आपने जो सारे बिट्स। जो छोटे थे वो करते थे, वही आपने यहाँ पर वापस काम किया है। राइट। खोल दिया। सेम चीज करेक्ट। खोल दिया उसको पूरा। अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कि कौन कौन से इसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन लगे हैं, कन्वोल्यूशन के अंदर में कितने फिल्टर्स डाले गए हैं। वहां पर मेरे को हम्म। एक और लर्निंग सीखने की चीज मिली कि हम्म। यार इसके अंदर में एक्टिवेशन फंक्शन आया नया, मेश एंड स्विश। मिश एंड स्विश। थोड़ा बताओ बिल्कुल, इस एक्टिव, और उससे पहले ये बताओ कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। एक मशीन लर्निंग जो जूनियर्स अगर देख रहे हैं इस चीज को, तो उनको इस टर्म के लिए थोड़ा नया नया फील हो रहा होगा। आर एन बिल्कुल, एन सी बिल्कुल, एन एन बिल्कुल, एक्टिवेशन। बिल्कुल, बट एक बिल्कुल, बार एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में थोड़ा बताओ, जिससे उनको थोड़ा आइडिया बिल्कुल, लगे कि क्या है, इजी वे में एकदम क्या होता है बिल्कुल। ये चीज। एक्टिवेशन फंक्शन, अगर हम सिंपली इस चीज को अगर देखें, एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, तो हम्म। एक्टिवेशन फंक्शन बस आपका जो भी आप अभी सोच रहे हो, मैं सोचने की हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं थिंकिंग के ऊपर श्योर। में जाता हूँ, जो भी आप सोच रहे हो उसको किसी को समझाना, राइट। उस वे में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं, वो एक्टिवेशन फंक्शन कहलाता है। जैसे मेरे पास बहुत लेट इजी में बता सपोज दिया। दो हाँ। दो लोग हैं मेरे पास। ये ठीक है। मेरा क्योंकि मैं यहाँ पर न्यूरॉन्स को ले रहा हूँ, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना हाँ हमारे। श्योर। ये मेरा हाँ। एक न्यूरॉन है, ये मेरा दूसरा न्यूरॉन है। ये हम्म। न्यूरॉन कुछ आउटपुट दे रहा है, तो इसको समझाने के लिए मुझे इसके हिसाब से उस डेटा को बनाना पड़ेगा। करेक्ट बात है। उस इनपुट, उस शेप का मेरे को उस डेटा को लाना पड़ेगा, तो इसका कन्वर्जन जो करता है हम्म। वो एक्टिवेशन फंक्शन कहलाता है। राइट। अब काफी इस चीज से समझ में आया होगा लोगों को। बिल्कुल। अब हम्म। क्योंकि एक न्यूरॉन जो मेरा आउटपुट दे रहा है वो एक मिश एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है। इसका मेरे कहने का मतलब ये कि कैसे वो मतलब काम करता है, मिश मिश क्या चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। यार थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स के ऊपर में हम लोग नहीं नहीं, जाएंगे अपन एकदम बिकॉज नॉर्मल लेमैन टर्म्स में बात करते हैं। लाइक आपने बोला मिश स्विश, तो ये क्या चीज बिल्कुल, है, मतलब जैसे एक नॉर्मल बिल्कुल इस तरीके से समझा दीजिए जैसे मतलब एक नॉर्मल छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए कि मिश और स्विश क्या करेगा। बिल्कुल। देखते हैं तो फिर एक चीज होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जीरो को हम्म। ले लेते हैं। जीरो, जीरो ले लेते हैं बिल्कुल। ऐसा सोचते हैं कि जीरो से ऊपर जो भी हमारा जा रहा है उसको तो हम रहने हम्म। देंगे, और जीरो से नीचे जो भी आ रहा है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ऐसा सोचते हैं। हम्म। मेरा एक हम्म। न्यूरॉन ऐसा आउटपुट दे रहा है जो कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को कंसिडर करेगा, नेगेटिव्स को हटा देगा। करेक्ट। जब मेरा राइट। वैल्यू नेगेटिव्स को हटा देगा, तो मुझे तो नेगेटिविटी फील ही नहीं होगी। राइट। करेक्ट बात है। जब मुझे ये थोड़ा नेगेटिविटी फील मोटिवेशनल भी हो गया। बिल्कुल, जब मुझे नेगेटिविटी फील नहीं हो रही है, तो इसका हम्म। मतलब कुछ तो गड़बड़ है मेरे न्यूरॉन्स के अंदर में। अब वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, बिल्कुल। बट जनरली हमें वो फील होनी चाहिए, बिकॉज कुछ नेगेटिविटी हमारे लिए पॉजिटिविटी का काम करती है। वही एज अ मतलब सीड साबित होती है आगे बिल्कुल, पॉजिटिविटी के लिए। बिल्कुल। तो उस हम्म। नेगेटिविटी में से थोड़ा सा पार्ट निकाल के हम लोग हमारे पॉजिटिव वाले इंडेक्स में डालते हैं। हम्म। मिश कुछ इस तरीके से काम करता है। मिश इस तरीके से करता है। बिल्कुल। बाकी इसमें फंक्शंस होते हैं, सॉफ्ट मैक्स, सॉफ्ट प्लस, इन सबको मिक्स करके बनाया जाता है। और हम्म। एक होता है स्विश। स्विश। वो क्या करता है,
जब हम जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, हमारे जो कंटेक्स्ट का नेगेटिव पार्ट है, उस नेगेटिव पार्ट को भी पॉजिटिव में लेके आ जाता है, मतलब जीरो लॉस। मतलब पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रहने ही दे रहा है, बट नेगेटिव को भी नेगेटिव पॉजिटिव को में मर्ज भी करता है। पॉजिटिव में लेके चला जाएगा वो। बिल्कुल। ओके। स्विश, ये स्विश। स्विश नाइफ होता है वैसा। वैसा स्विश नाइफ होता है वैसे। अब स्विश नाइफ क्या करता है, जैसे स्विश नाइफ को फोल्ड करता है ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और तो वो दोनों मर्ज हो गए ना। हाँ, मतलब इससे इंस्पायर सुपर होके वो कोर्स। चीज बनी है। करेक्ट। अच्छा। ये तो मतलब ये तो बिल्कुल। काफी शानदार चीज है। मतलब एक बहुत तरीके कुछ। से जो एज अ कंक्लूजन में आपको मतलब बताऊं सबको, तो एक्टिवेशन फंक्शन नॉर्मली एज अ अलोन भी मौजूद होते हैं, लाइक 10H। अगर सिग्मॉइड ले लें, ये कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस है, और इनको कंबाइन करके अपन नए एक्टिवेशन फंक्शंस भी बना सकते हैं बेस्ड ऑन योर एल्गोरिदम, कि कैसे आपको बिल्कुल। किस डेटा पे काम करना है। तो मतलब लोग सीख तो बहुत कुछ लेते हैं मतलब एआई के अंदर, कि मेरे को ये भी आता है ये भी आता है, बट उसका एक्चुअल यूज केस तब पता लगता है जब रियल डेटा आपके सामने पड़ा होता है, कि किस करेक्ट। समय कौन सा राइट। तो कुछ ऐसी गाइडेंस है, कुछ ऐसे टिप्स आपके पास, जिससे यूजर्स को ये पता लग सके कि यार मेरे को इस समय ये यूज करना है, मतलब ये कैसे सीख सकता है एक इंसान। कुछ ऐसी हैक जो उसको याद रखे, वो कि भाई चूज करते हुए चीजें। मैं एक नहीं, मैं दो हैक दूंगा इस चीज के लिए। श्योर। सबसे पहला कौन? सबसे पहला तो कि इसको कंडीशनिंग किस तरीके से करें, कि मेरे हम्म। पास एक डेटा है, उस डेटा को मैं किस तरीके से ये प्रेडिक्ट करने में, इस डेटा में से क्या ऐसे इंसाइट्स निकालूं जो कि मेरी कंपनी को प्रॉफिट देंगे, हम्म। वो। दूसरा, अगर मैंने एक मॉडल बना लिया है, उस मॉडल को मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ। ये दो हम्म। इंसाइट्स मैं देना चाहूंगा, एकदम अच्छा। कंसाइज वे में। सबसे पहली चीज, तो अगर मैं एक डेटा को देख रहा हूँ, मैं अगर मेरे पास में एक डेटा है, मैं उस डेटा को देख रहा हूँ, तो उस डेटा के अंदर में से मुझे, लेट सपोज मेरे कोई सीनियर, उन्होंने मुझे बोला कि आपको प्रतीक ऐसा करना है कि ये जो डेटा है ना, ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा है, और दूसरी साइड ही कंपनी का सेंटिमेंट्स का डेटा है, कि भाई कंपनी को कैसे सेंटिमेंट्स मिल रहे हैं, जो होता है ना, लाइक फीडबैक। हाँ, लाइक लाइक डिसलाइक्स और ये सेंटीमेंट एनालिसिस हो गया बिल्कुल पूरा। बिल्कुल। ठीक है। सेंटिमेंट्स। तो हाँ। उस चीज को एनालाइज करके क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि मुझे अपनी कंपनी को किस तरीके से और सुधारना है, राइट। ये चीज। तो अब इसके अंदर में मैं क्या कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा इसके ऊपर में अगर हम थिंक करें, तो हमारा काम है कंपनी को कब प्रॉफिट होगा और कितना प्रॉफिट होगा। ये बताना। तो बिल्कुल, तो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हमें दो मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा डिफरेंशियली। हम्म। सबसे पहला तो हमारे पास जो सेंटिमेंट्स है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उन्हें एनालाइज करना, और कंपनी की ग्रोथ। हम्म। तो कंपनी की ग्रोथ जहां पर हो रही है, उसका पास्ट 10 ईयर्स का डेटा अगर हम उठाएं, उस पे अगर हम हम्म। एक मॉडल को ट्रेन करें, तो वो मॉडल क्या मुझे एक्यूरेट रिजल्ट्स आगे के नहीं दे सकता। बिल्कुल दे सकता है। एनग्रामिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। श्योर। और यहाँ पर तो क्लासिफिकेशन आराम से लग जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। लिमिटेड फीचर्स हैं। करेक्ट। ये एक है चीज, कि ये चीज तो आपको खुद को मतलब अगर आप जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगा, कि लाइक मेजर डिफरेंस जो होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में, वो यही होता है कि जब आपके पास अगर कोई ऐसा टास्क है जिसका आपके पास कंटिन्यूस वैल्यूज आ रही है, ठीक है, लाइक अगर मैं बोलता हूँ एक हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का मॉडल है नॉर्मल, जिसमें आपको हाउस की प्राइसेस प्रिडिक्शन करनी है। तो उसमें जो आपकी प्राइस हो सकती है वो 1 से 100 के, सपोज हम $1 से $100 तक लेते हैं, या $10,000 तक ले लेते हैं, ठीक है। तो अब बीच में इनमें कुछ भी हो सकता है, वो $999 भी हो सकते हैं, वो $884 भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। हमारे पास एज ए स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है कि क्या होगा। तो ऐसे करेक्ट। सिनेरियो के लिए रिग्रेशन मॉडल काम आता है। और बिल्कुल। जब अगर आपके पास ऐसा मॉडल है जिसमें लिमिटेड फीचर है, लाइक अगर एक हम कैट क्लासीफायर बना रहे हैं, ठीक है, कि या तो ये कैट है या डॉग है, तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं। जिस तरीके से इन्होंने बोला सेंटीमेंट, तो सेंटीमेंट या तो अच्छे होंगे, या बुरे होंगे, या मीडियम होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लेबल्स ही है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्लासिफिकेशन मॉडल बनाते हैं। तो ये एक बेसिक सा हैक है, कब रिग्रेशन मॉडल्स काम आते हैं, कहाँ क्लासिफिकेशन होता है। अब यहाँ और भी मॉडल्स होते हैं, डीप लर्निंग पे भी अब आनेंगे। अब हम नेक्स्ट डीप लर्निंग पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है मेरा, कि ये तो नॉर्मल मशीन लर्निंग की बात है, बट डीप लर्निंग आपने फर्स्ट टाइम कब एक्सप्लोर किया, और ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको डीप लर्निंग में आना पड़ा। और डीप लर्निंग डिफरेंस क्या होता है, एआई नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं और न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह, और जो डीप लर्निंग हम पढ़ते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में, थोड़ा सा एक अगर आप बिल्कुल बता दे तो। बिल्कुल बिल्कुल।
सबसे पहली चीज तो जब मेरे को डीप लर्निंग की जरूरत मेन कहाँ पर पड़ी, तो उस पे मैं थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, लाइट मारना, हाँ श्योर, उस पे प्रकाश, थोड़ा बिल्कुल प्रकाश देते हैं, ठीक प्रकाश है। दीजिए वहाँ, हाँ तो थोड़ा क्या प्रकाश होता है, दीजिए। बिल्कुल। तो क्या होता है ना, सबसे पहले जब मैंने डीप लर्निंग को एक्सप्लोर तब किया जब मेरे को एक्चुअल में ये चीजें समझनी थी कि यार, मैं एक मॉडल को अगर मैं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे 15-20 मॉडल्स को और यूज करते हुए उन्हें आपस में इंटरकनेक्ट कर दूं, तो मेरा काम और फास्ट होगा। और फास्ट हो जाएगा। दूसरा, मैं मेरे ब्रेन का स्ट्रक्चर एक मशीन को दे पा रहा हूँ, इससे बढ़िया बात क्या होगी। हम्म। बिल्कुल। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का जो डिफरेंस, उसकी अगर हम बात करें, तो यार मशीन लर्निंग सिंपली एल्गोरिदम्स होती है कि जैसे कि अब हमारे पास में एक एल्गोरिदम, लेट्स सपोज हम लेते हैं लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम्म। तो लीनियर रिग्रेशन जैसे कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करता है, मल्टीनोमियल थोड़ा सा उसके ऊपर में ज्यादा फीचर्स के ऊपर में काम करता है, बिल्कुल। पॉलिनोमियल थोड़ा पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता है। बट श्योर। इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है कि हमारे पास में सिर्फ एक मॉडल है। हम्म। हमारे पास में लीनियर रिग्रेशन का सिर्फ एक। आपकी शायद वॉइस म्यूट हो गई है प्रतीक, आपकी वॉइस म्यूट हो गई है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ। ओके। हम्म। तो तो अब मैं ये चीज बता रहा था कि तो क्या होता है ना कि जो हमारे पास में मशीन लर्निंग का जो भी हमारे पास में लैंडस्केप है अभी, वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम कैलकुलेशन के ऊपर में ही मौजूद है। मतलब कि हम हम्म। मशीन लर्निंग को एक बार ही कैलकुलेट करने के लिए चीजों को यूज कर सकते हैं। मतलब हम्म। एक एमएल मॉडल के अंदर में सिर्फ वन टाइम कैलकुलेशन होता है। अच्छा, ठीक है। बट डीप लर्निंग के अंदर में मेरे पास में एक नहीं, मैं हजारों मशीन लर्निंग के मॉडल्स एक साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है यहाँ पर थोड़ी सी। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, तो मैं रिग्रेसिवली ट्रेन कर सकता हूँ मेरे मॉडल को। बिल्कुल। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को भी अब हम डिस्कस करेंगे। बट मतलब सबसे पहले, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते ही कंप्यूटिंग रिसोर्स भी बढ़ गई अब डीप लर्निंग में। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अब क्या होता है ना, लाइक अभी तक थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं अच्छे से समझाता हूँ कि हम्म। एक न्यूरॉन अगर मैं लेता हूँ, दैट न्यूरॉन विल बी योर मशीन लर्निंग मॉडल, हम्म। बट अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स विल बी योर डीप लर्निंग मॉडल। हाँ, ये बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट है जो अभी कही आपने, बिकॉज ये एक्चुअली में इसका डिफरेंस पूरा सामने ला के रख देती है कि अगर हम एक न्यूरॉन की केवल बात कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि एक नॉर्मल मॉडल आप रिग्रेशन का कर रहे हो, बट अगर मल्टीपल न्यूरॉन्स एक साथ काम कर रहे हैं इन द साइनर्जी ऑन द अनस्ट्रक्चर डेटा, तो वो एक डीप लर्निंग हो जाता है जहाँ हम स्ट्रक्चर डेटा पे काम नहीं कर रहे मैं चल रही, बिल्कुल क्योंकि हमारे पास कुछ पता ही नहीं है, हमें केवल वॉइस डेटा है, तो वॉइस एक अनस्ट्रक्चर डेटा है, तो अनस्ट्रक्चर डेटा पे डीप लर्निंग लग सकता है, राइट प्रतीक? जो करेक्ट। मतलब जितना मेरे को पता है उस हिसाब से मैंने बताया। थोड़ा करेक्ट। सा और आप इस पे बताइए। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होना जरूरी भी है, क्यों? हम्म। क्योंकि डीप लर्निंग जो है ना, डेटा ग्रीडी है, सीरियसली। हम्म। अब हम एक चीज पे बात करते हैं कि मैंने लेट हम्म। सपोज एक डीप लर्निंग मॉडल बना लिया। हम्म। अब मैं उसका करूँ क्या, मैं उसको सिखाऊंगा कैसे? मैंने मशीन बना ली, मैं मशीन को सिखाऊं कैसे? हम्म। तब हमारे पास में एक चीज आती है, जैसे मम्मी बोलती है ना कि बेटा इसको पढ़, इसको पढ़। टीचर बोलते हैं इसको बार बार लिखो, बार बार लिखो, 10-10 बार लिखो, 20-20 बार लिखो। ट्रेनिंग। बिल्कुल। तो हमें मशीन को भी उस तरीके से 10-10 बार, 20-20 बार लिखवाना पड़ता है एक चीज को बार बार। जब हम राइट। ये करेंगे ना, जब हम ये करेंगे ना, तो उससे हमें एक इंसाइट मिलेगा कि मशीन है ना, पहले बार में तो गलती करेगा, दूसरी बार में भी करेगा, तीसरी बार में भी करेगा, बट चौथी बार से उसकी गलतियों में कटौती होने लगेगी, वो गलतियां सुधार हो कम करने जाएगा। लगेगा। हम्म। बिल्कुल, उसमें सुधार होगा। वो अपने आप को सुधारेगा। जब मॉडल अपने आप को सुधारेगा, तब लॉस कम होगा और एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज हो जाएगी। राइट। जब एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी, तो हमारे पास में क्या होगा? अ बेटर मॉडल विच बेटर इज मॉडल ट्रेन्ड। रहेगा। हम्म। जैसे कि कॉलेज है, कॉलेज का मैं एग्जांपल नहीं लूंगा बिकॉज कॉलेज लैग कर रही है इस चीज को पढ़ाने के लिए। हम्म। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई, एमएल, इस चीज
को पढ़ाने के लिए कॉलेज बहुत ज्यादा लैक कर रही है और ये केवल सीरियसली। एक कॉलेज का बात नहीं है, काफी सारी कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि मतलब एक्चुअल में मशीन लर्निंग डीप लर्निंग को उस वे में नहीं पढ़ा रही जिस वे में पढ़ाना चाहिए इस चीज बिल्कुल, को। काफी सारी नहीं, मैं सारी कॉलेजेस का नाम लूंगा, इंक्लूडिंग आईआईटीज एंड एनआईटी। क्यों? श्योर। बिकॉज मैं खुद एक आईआईटी का सर्टिफिकेशन स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने मशीन लर्निंग के अंदर में जो एक्सपर्टीज गेन करी थी ओनली फॉर मशीन लर्निंग, वो मैंने आईआईटी से करी थी, आईआईटी जोधपुर से। ओके। और वहां पर मेरे को सिर्फ थ्योरी पढ़ने को मिल रही है, मुझे प्रैक्टिकल लैंडस्केप के अंदर में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं प्रैक्टिकल करूँ कैसे। वो तो आई चलो आप डिडंट इवन, कंपनी में काम करते हो तो इसलिए आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, नहीं तो अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट की बात ली जाए तो वो तो अटक ही जाएगा इस चीज में। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी चैलेंजेस खैर है ही। बहुत बड़ा चैलेंज है। आई वाज नॉट इवन टू डील विद द एकेडमिक्स ऑफ द कॉलेज सीरियसली। वहाँ का एकेडमिक्स भी इतना पुअर था इसकी कोई हद नहीं। क्यों? मतलब वो चीज वहां आप पर पहले ही सिर्फ सीख चुके हो। मुझे पेपर वर्क करवा रहे हैं। मशीन लर्निंग के अंदर में मैं पेपर वर्क कर रहा हूँ। हाँ तो वो मतलब ना एक मैंने, लॉस ऑफ टैलेंट है अगर हम इन द करेक्ट, कंप्लीट सिनेरियो बोले तो। करेक्ट, ना मैंने एसक्यूएल सीखा, ना मैंने हम्म। पाइथॉन सीखा, ना मैंने टेंसरफ्लो सीखा, मैंने इवन नमपाई तक नहीं सीखा वहां पे। सिर्फ ये मैं तो सब थ्योरी पढ़ आपने के खुद आया। ने चीज सीखी है। बिल्कुल, मैं सिर्फ वहां पर एक चीज सीख कर आया, विच इज हाउ हम्म। टू हैंडल द लोड ऑफ असाइनमेंट्स। बहुत बढ़िया। ये तो खैर सीरियसली, असाइनमेंट जो आपने वर्ड बोला ना, ये तो काफी लोगों की यही जिंदगी में समस्या है। जो भी कॉलेज बिल्कुल, स्टूडेंट है मेजरली, क्योंकि वो करेक्ट, इसको ही करते रहते हैं और वो भी प्रैक्टिकल नहीं होती चीजें, पर लिखते प्रैक्टिकल रहो नहीं बैठे होता बैठे, है। उसका कोई सेंस नहीं है। ये तो है। एक चीज को अगर मैं बार बार कर रहा हूँ और उसका अगर कोई सेंस ही नहीं मिल रहा है मेरे को, तो ये एक मैट्रिक्स का पार्ट हो गया ना। हाँ, एक मैट्रिक्स इसमें फंस गए हो और उसका एक कोई मैट्रिक्स है सोल्यूशन जिसमें आगे फंस दिखता गए। नहीं है। करेक्ट। बिल्कुल। बस तो यही था प्रतीक, और ये भी मेरे माइंड में था कि जैसे आपने ऑडियो प्रोसेसिंग पे काम किया, तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू नाउ जंप ऑन टू आवर ऑडियो प्रोसेसिंग सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में आप हमें ऑडियो प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे, और आप अपने वर्क को भी दिखा सकते हैं कि कैसे ऑडियो प्रोसेसिंग वर्क करती है, और एकदम उस वे में बताना जिस वे में मतलब हर बिगनर को भी चीजें समझ में आ जाए और इजी टू एक्सप्लेनेबल वे में। काफी लोग ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए ही इस ब्रॉडकास्ट को भी देख रहे होंगे, आई एम वेरी मच श्योर। हमने मशीन लर्निंग की बेसिक्स इसलिए डिस्कस करी क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनको बेसिक्स नहीं पता होती। इवन मेरी भी फर्स्ट ईयर में यही कंडीशन थी कि मेरे को भी नहीं आती थी चीजें, खुद मैंने थर्ड ईयर सेकंड ईयर में ग्रैब करना स्टार्ट करा चीजों पे। और थैंक्स टू एंड्रू एन जी, उनकी वजह से काफी गाइडेंस मिली है भगवान है हमें। एंड्रयू एनजी तो भाई, भाई एमएल उन के उन उनकी भगवान है। वजह से चीजें हमें कुछ समझ में आई कि किस इजी वे में एमएल को हम सीख सकते हैं। और फटाफट से अब ऑडियो प्रोसेसिंग पे बात करते हैं, तो प्रतीक फटाफट से आप ऑडियो प्रोसेसिंग समझाना शुरू कर दीजिए अब, कैसे ऑडियो प्रोसेसिंग वर्क करती है। और मैं आपको ऑडियंस का रेस्पॉन्स बताता रहूंगा मीनवाइल, क्या बिल्कुल, क्वेश्चन पूछ रही है। श्योर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑडियो प्रोसेसिंग, अगर हम देखें कि एक्चुअल में एक ऑडियो को हम किस तरीके से लाइक प्रोसेस कर पा रहे हैं। हम्म। मेरे कहने का मतलब कि मेरे पास में एक ऑडियो ट्यून है, जैसे कि मैंने बोला हेलो, हम्म। तो इसमें सेमीटोन्स होंगे कि HELLO, तो ऊपर नीचे से वेवलेट्स होंगी। इसको सेमीटोन्स बोलते हैं, लाइक इस इन्हें चीज को। सेमीटोन्स बोला जाता है। बट इस चीज इधर ही लोग गलती करते हैं। हम्म। ये जो चीज हम बना रहे हैं ना, इसे हम वेवलेट बोलेंगे, बट इनके अंदर में कुछ पीक एंड क्रस्ट पॉइंट होंगे, टॉप एंड बॉटम। हम्म। हम्म। इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस को हम सेमीटोन्स बोलते हैं। नॉट अच्छा। दीज टू पॉइंट्स, नॉट दीज टू पॉइंट्स, इन्हें इसे बस वेवलेंथ बोल डिफरेंस देंगे। इसका। हाँ। बिल्कुल, इसे तो हम वेवलेंथ बोल देंगे, बट ये चीज सेमीटोन कहलाती है। ओके। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे राग होती है ना हमारे पास में, बिल्कुल तो होती है। ये सेमीटोन्स होती है। अच्छा। सा, तो सा मतलब एक बहुत ही लोअर रेट हो गया। और सबसे जो टॉप रेट हो गए नी सा। नी जो होता है ना, नी सबसे टॉप का जो टोन होता है, वो भी एक सेमीटोन कहलाता है। बिकॉज ये जो पूरा 12 लाइंस का जो टोन होता है ना, इसे हम हम्म। पूरा एक टोन बोलते हैं, बट इसका जो एक पार्ट होता है वो सेमीटोन कहलाता है, और वो सेमीटोन इन दो वेवलेट्स का डिफरेंस कहलाता है। अच्छा। अब मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के अंदर में ऑडियो प्रोसेसिंग का कहाँ रोल है, इस चीज को थोड़ा डिस्कस करते हैं। श्योर। कि अगर मेरे पास एक ऑडियो है, हम्म। एक्चुअली इसके ऊपर भी हम लोग रिसर्च भी कर रहे थे, कि हम्म। हमारे पास में एक ऑडियो है, वो ऑडियो एक 1D एरे होगा हमेशा। वो ऑडियो एक 1D एरे होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में हमारे पास में सिर्फ वेवलेट्स होंगी, वेव के पॉइंट्स होंगे।
और उन पॉइंट्स को मैं किस रेट से आगे बढ़ा रहा हूँ, यानी कि एक सेकेंड में मेरे कितने पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, दैट विल बी माई सैम्पलिंग रेट। मतलब जो आपने सेमीटोन्स बनाए तो वो तो डिफरेंस हो गया हाई और बिल्कुल लो का। और बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं कि उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं ऑडियो प्रोसेसिंग में। मतलब बिल्कुल जो अप क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है, यानी जो एक ऊपर वाली जो टोन है और एक नीचे वाली जो टोन है, बस उसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं, राइट? ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल तो जरा सेमीटोन्स को आगे नहीं बढ़ा रहे अपन, उनकी जो पीक और बॉटम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या सेमीटोन्स बिल्कुल को आगे बढ़ा रहे हैं? पीक एंड बॉटम वैल्यूज को आगे बढ़ा रहे पीक हैं। एंड बॉटम वैल्यूज को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके। बिल्कुल। ठीक तो है। हमारे पास जो पीक एंड बॉटम वैल्यूज है, ये हम्म। जरूरी नहीं है कि फिक्स रहेंगी। ये ऐसे छोटी भी हो सकती है, ये कुछ ज्यादा भी बड़ी हो सकती है। डिपेंडिंग एक अपॉन दी ऑडियो, सेमीटोन। बिल्कुल डिपेंडिंग ठीक अपॉन द है। सेमीटोन। ठीक और है। एक टाइम इंटरवल के अंदर में मैं कितने हम्म। क्रस्ट एंड कितने क्रीप्स को मैं कवर कर रहा हूँ, यानी कि टॉप एंड बॉटम वैल्यूज को मैं कितनी एक सेकंड में कवर कर रहा हूँ। आई मीन टू से मैं कितने डेटा पॉइंट्स को एक सेकंड में कवर कर रहा हूँ हम्म। ऑडियो के। तो वो स्पीड मेरी सैम्पलिंग रेट कहलाएगी। जिसे कहते हैं ना गाना, ये कहते हैं ना, एक होता है ना, कोई भी मैंने गाना सुन रहा हूँ उसका स्लोड वर्जन, तो लाइक लोफी वर्जन जिसको राइट अपन कहते हैं, लोफी वर्जन, तो जो लोफी स्लोली एंड वर्जन रिवर्ब वर्जन जो अपन सुनते हैं नॉर्मली। सर्च हम्म। करते हैं ना यूट्यूब पर कि हम्म। कोई भी एक गाना है उसका स्लोड एंड रिवर्ब वर्जन, तो वो क्या है, वो सैम्पलिंग रेट में से ही, जो कि उसकी एक्चुअल सैम्पलिंग रेट है उसमें से हम्म। कुछ पार्ट को माइनस कर दिया गया। जैसे कि मैंने लिया कि मेरी 20,000 की सैम्पलिंग रेट है, तो 20,000 में से हम्म। मैंने 10,000 माइनस कर दिए, तो वो बिल्कुल आधी रेट के ऊपर में मूव करेगा। तो प्लस आप ये दिखा सकते हो, ये थोड़ा सा प्रेजेंट करके दिखा सकते हो कि कैसे ये लुक आ जाएगा इसका? मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ उससे इसको क्या है अच्छे ना, से। लोगों को जो विजुअलाइज कर पाएंगे स्टूडेंट्स आराम से कि क्या वो चीज हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे थोड़ा हम्म। सा टाइम दीजिएगा आप श्योर, बस। यू कैन टेक 2 to 3 minutes। ओके, नो या। इशू। ओके, तो मैं अभी लाइक मेरी स्क्रीन को शेयर करूंगा, और उस शेयर स्क्रीन करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हम लोग किस चीज़ के ऊपर में काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम्म, आपको स्क्रीन हम्म। दिख रही है? हाँ, ओके यस, इट्स विजिबल। या। ओके। तो आप काली लिनक्स पे काम करते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। थोड़ा इजी पड़ता है। हम्म। तो मेरे को थोड़ा सा है ना, लाइक जैसे कहते हैं ना, इजी लगता है, और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है लिनक्स, बिकॉज इजी टू यूज है, कोई भी बड़े आराम से यूज कर सकता है। हम्म। और उसी के साथ साथ कि अब हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर काम भी कर सकते हैं लिनक्स के साथ में। और ये जैसे कहते हैं ना, रिसोर्स एफिशिएंट है, मतलब कि रिसोर्सेज ज्यादा यूज नहीं करता है। तो एक चीज के ऊपर में आते हैं कि लेट सपोज मेरे पास में यहाँ पर एक ऑडियो है। ये हम्म। आपको ऑडियो का टोन दिख रहा है? हाँ। इसके टॉप, ये जो मेरे पास में टॉप क्रस्ट है, टॉप से हम्म। लेके बॉटम तक मेरा एक सेमीटोन होगा। टॉप से लेके बॉटम तक पूरा एक सेमीटोन हो गया, एक राइट? सेमीटोन होगा बिल्कुल। ठीक है। इस सेमीटोन में से मैं अगर मेरी सैम्पलिंग रेट को माइनस कर दूं, हम्म। तो इसके टाइम इंटरवल के अंदर में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं हम्म। कि मेरे पास में ये एक्चुअल इसकी सैम्पलिंग रेट है, जो कि ये एक्चुअल गाना है मेरे पास में, कि जो मेरा म्यूजिक है वो एक्चुअली में, अब जैसे जो टॉप पोर्शंस होते हैं, जैसे जो लो लो डीबी वाले जो होते हैं ना, लो डीबी के अंदर इसको मैं सबसे पहले हम्म। तो डिफाइन कर देता हूँ ये क्या है। ये हम्म। एक्चुअल में उस गाने का स्पेक्ट्रोग्राम है, जिसके अंदर में, स्पेक्ट्रोग्राम क्या चीज होती है, मतलब ये क्या बताता है? बिल्कुल स्पेक्ट्रोग्राम क्या बताता है कि आपके ऑडियो के अंदर में पावर वैल्यूज कितनी है। पावर वैल्यूज। पावर वैल्यूज जो कि मेरा लो पावर हो गया, जैसे कहते हैं ना बेस, जो गाने का बेस होता है, मतलब वो कुल लो मिला के पावर में होता है। आवाज किस चीज की कितनी ज्यादा आ रही है? बिल्कुल। ठीक है। तो मेरा जो बेस है उसका, मेरे पास में जो ट्रिबल है यानी जो मेरा वोकल्स है उसका, और मेरे पास जो पियानोज वगैरह जो भी अपर टोन के जो म्यूजिक है उनका, तो यहाँ पर मैं ओके। देख सकता हूँ एक बड़ा पोर्शन बेस ने कवर कर रखा है, बिकॉज ये लो डीबी का पोर्शन है। हम्म। 0 to 100, 0 to 100 जैसे हम्म। कलर बाद में देख सकते हैं, बहुत ही लो डीबी का, जैसे कहते हैं ना बेस, बहुत बड़ा इसने कवर कर रखा है।
उसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर है मेरा एक्चुअली जो की पियानो वगैरह जो बज रहा है पीछे मतलब बैकग्राउंड में जो कि पियानो इंस्ट्रूमेंटल बज रहा जो म्यूजिक है वो है, सारा इंस्ट्रूमेंटल ये म्यूजिक। 10,000 वाले पावर लेवल पे है। बिल्कुल। और और टू जो डीबी सबसे क्या चीज होती है, डीबी क्या चीज होती है? डेसिबल, एक्चुअल में जो उस गाने का पावर कितना है, वो अच्छा, उसमें एनर्जी कितनी है, वो डेसिबल्स में मतलब नोट उसका होती एक है। इस तरीके से मेजरिंग यूनिट मान सकते हैं अपन, डेसिबल, बिल्कुल जिसकी जितनी ज्यादा होता है उतना बेस उसका हाई। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अब ओके। अगर मैं यहाँ पर सबसे टॉप नोट की बात करूँ तो ये मेरा एक्चुअल वोकल है। हम्म। अब अगर मैं एक फिल्टर यहाँ पर देखूं, नीचे के अंदर में आऊं, जब मैंने इसको सैम्पलिंग रेट को कम किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे वोकल्स बढ़ गए और मेरा बेस कम हो गया। हाँ। राइट। मेरे वोकल्स बढ़ गए और मेरा बेस कम हो गया जब मैंने ये चीज करी। तो हम्म। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं जो मेरा ऊपर वाला रेशियो है इसमें से ये दोनों चीजें हटा सकता हूँ। मैं मेरी वॉइस भी हटा सकता हूँ, पियानो की टोन्स भी हटा सकता हूँ। अच्छा, करेक्ट। जब मैं ये चीज करता हूँ और उसके बाद में इसका रिजल्ट एंड ऊपर वाले का रिजल्ट, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, तो ये मेरा बन जाएगा बैस बूस्टेड स्लोड एंड रिवर्ब म्यूजिक। मतलब जिसमें जो वोकल्स हैं वो थोड़ा लाउड रहेंगे, बिल्कुल। म्यूजिक भी थोड़ा राउंड रहेगा, बट ज्यादा बेस थोड़ा सा सप्रेस हो जाएगा। राइट, ये या थोड़ा सा मैं सप्रेस हो उल्टा जाएगा, बोल रहा हूँ? बास सप्रेस होगा। करेक्ट बोल ठीक रहे है। हो आप। कोई ठीक है। इशू नहीं है, बास सप्रेस होगा। ओके। बट उस सप्रेशन को हम लोग सिर्फ इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि उस सप्रेशन को यूज करते हुए हमारा जो म्यूजिक है उसके अंदर में पिच बैस आए, पिच ब्लैक बैस आए। मतलब मेरे कहने का, जैसे कहते हैं ना, एक मतलब एक लंबा बैस, अगर अगर एक लंबा बास अगर हम चला रहे हैं तो उसके अंदर में कुछ म्यूजिक के टोन्स ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं, बट इसमें ओके। सारे टोन्स रहेंगे, गॉट इट। समझ रिपल्स गया। नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, एसी टू डीसी कन्वर्ट अगर हम करते हैं, रेक्टिफायर का अगर मैं वेव लूं, तो एसी टू हम्म। डीसी अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो बार बार हम्म। नीचे जाता है। अच्छा। इस चीज को यूज करते हुए वो नीचे नहीं जाके एकदम करेक्ट स्ट्रेट जाएगा। ये हाँ, मतलब फिल्टर आप होता है। नीचे वाली चीज को पूरा ही हटा रहे हैं, जैसे आपने वो शिश और बिल्कुल मिश उस समय बोला था। बिल्कुल तो बिल्कुल। ठीक है। तो इसको और इसको कंबाइन करने के बाद में मेरे को मेरा लोफाई म्यूजिक मिल जाएगा। अच्छा। तो ये तो बहुत बट ही शानदार चीज है, मतलब आप इससे एक इंस्ट्रूमेंट रिमूवर भी बना सकते हो, मतलब जो नॉर्मल बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट निकाल के दे सके हमें। बिल्कुल फिर कुछ बिल्कुल टूल्स इस टेक्नोलॉजी पे ही मतलब ये चीजें बेस्ड होती है, राइट? बिल्कुल। मैंने यहाँ कुछ पर जो लाइब्रेरीज टेक्नो एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक कुछ लाइब्रेरीज जो आपने इसमें यूज करी है? लाइब्रेरीज, मैंने लिब्रोसा यूज करी है एंड साउंड डिवाइस यूज लिब्रोसा किया है। क्या चीज होता है, लाइक लिब्रोसा लिब्रोसा क्या करता है? लिब्रोसा एक्चुअल में इस चीज को करने में आपको मदद करता है। तो कहते हैं ना, बुकिश ओके। लैंग्वेज नहीं होती, बुकिश लैंग्वेज को हम्म। हटा देता है लिब्रोसा। वो क्या करता है, इसमें से इस ऑडियो को प्रोसेस करके सबसे पहले हमें रिटर्न में देगा ऑडियो एंड इसकी सैम्पलिंग रेट। ओके। रिटर्न में जब मैंने सैम्पलिंग लोड रेट, किया, हाँ, जो आपने सैम्पलिंग रेट कहा था, किस रेट से वो जो क्या कहते हैं, पिच जो है, या जो बिल्कुल बिल्कुल आपका हाई बिल्कुल पिच और लो पिच, किस रेट से वो आगे की तरफ मूव हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वो हमें करेक्ट। दे देगा। राइट, बिल्कुल, ये और वो मैं मेरे को ऑडियो भी दे सैम्पलिंग देगा। रेट और ऑडियो भी देगा। ऑडियो एक 1D एरे होगा। अगर हम देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ऑडियो यहाँ पर प्रिंट कर रखा है, तो मेरे पास हाँ, ये ये एक एक वन वन डी डी एरो हो एरे है। गया। ये वैल्यूज क्या बता रही है, पिच की वो डिफरेंस बता रही है सेमीटोन्स की? ये एक्चुअल में डेटा पॉइंट है कि ओके। पहला मेरा डेटा पॉइंट किस पिच पे होगा। अब क्योंकि ये गाना बहुत लंबा है, हम्म। जैसे है तो 1 मिनट का गाना, बट क्योंकि इसकी सैम्पलिंग रेट उस लेवल की है इसलिए गाना भी बहुत लंबा है। ओके, तो ये उस हिसाब अब से डेटा पॉइंट्स बनाए उसने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अगर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के रेलिम में इस चीज को लेते हुए चलूँ, तो इस चीज का यूज क्या है। हम्म। ठीक है, तो उस यूज को अगर मैं लेते हुए चलूँ, तो सबसे पहला जो मेरा यूज है कि मुझे इसमें से कुछ फीचर्स को निकालना है। करेक्ट। हम्म। तभी तो मैं उसको एक वाई क्लासिफिकेशन दूंगा। मेरा एक्चुअल में मशीन लर्निंग मॉडल क्या कर रहा है, मेरा एक्स फीचर्स को लेके वाई प्रेडिक्ट कर रहा है। करेक्ट। राइट। तो अगर मैं एक्स फीचर्स लेना चाहता हूँ, तो मैं एक्स फीचर्स कैसे लूँ और कहाँ से लूँ। हम्म। तो नेक्स्ट फीचर्स को लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक चीज करी थी, लाइक अभी होगा कि नहीं होगा, तो वो है ये, हम लोग क्या ओके। कर रहे हैं, पार्स कर रहे हैं डेटा को। हम्म। अब मेरे पास जो इतना बड़ा जो लेंथ है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। लाइक इसको अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो मेरा एक्चुअल जो ऑडियो की जो मेरी रेट है, वो हम्म। यहाँ पर कितनी आ रही है, 20 लाख
इलेवन 20 थाउजेंड सिक्स लाख, हंड्रेड एंड हाँ या फोर्टी एट 11,648, राइट। मेरे जो 20 लाख का जो वेक्टर है, मैं इसको तो हम्म। मेरा एक डेटा इंस्टेंस तो नहीं बनाऊंगा। राइट। अगर मैं इसको डेटा इंस्टेंस बनाऊंगा तो मुझे लगेगा सुपर कंप्यूटर प्रोसेस करने सुपर के लिए। कंप्यूटर, राइट। तो उसी को ही हमें नॉर्मली तो अपन क्या करते हैं ना, लाइक अगर नॉर्मल डेटा सेट होता है हमारे पास, तो अगर यूं फीचर्स होते हैं तो हम वेक्टराइजेशन करते हैं उसी चीज पे, उस चीज को बिल्कुल कम करने के लिए। ठीक है, या हम डेटा रेगुलराइजेशन पे जाते हैं और इन मेथड्स पे जाते हैं। बट अगर बिल्कुल। मैं ये चीज जानने के लिए उत्सुक हूँ कि अगर ऑडियो केस आ रहा है तो इसमें मतलब आपने क्या किया? ऑडियो केस अगर आ रहा है तो इसके लिए वैसे तो कोई रीनोन्ड एल्गोरिदम अभी नहीं है, बट एक मेरा ही थोड़ा सा लाइक माइंड के अंदर में थोड़ा आया है कि अगर ऐसा करे तो हो सकता है। हम्म। आपने मैक्स पुलिंग के बारे में सुना होगा। हाँ, मैक्स पुलिंग, मैं जो लोग हैं उनको बता देता हूँ। तो मैक्स पुलिंग में ऐसा होता है कि आपके पास सपोज एक है ना, आप ये मान सकते हो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, या एक क्यूब ऑर्गेनाइज, आप दिमाग में क्यूब ले सकते हो। और उस क्यूब में सपोज कुछ मैक्सिमम कुछ वैल्यूज दी हुई है, राइट। लाइक पुलिंग रेयर हम नॉर्मली CNN में पढ़ते हैं, जितना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ आप इसको बिल्कुल। इस तरीके से ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एनोट कर सकूं तो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड रुकना तो। इफ आई कैन एनोट तो मैं आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से चीज बता पाऊंगा। एक सेकेंड। देखो रुको, मे बी एनोट का ऑप्शन अभी आ नहीं रहा है, तो मैं आपको यूं ही बता देता हूँ। आगे आ गया, अब आया, अब आया। देखो, होता ये है, सपोज ये आपके पास एक नॉर्मल, आप ये मान सकते हो क्यूब है, ठीक है। और इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, ठीक है। इसमें हो सकता है 9 हो, इसमें हो सकता है 2 हो, इसमें हो सकता है 3 हो, इसमें हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, या इधर 10 भी हो सकती है, इधर 1 होगा, ये सपोज इधर 0 है। तो ये मेरे पास एक नॉर्मल सा मैट्रिक्स है। तो मैक्स पुलिंग में हम क्या करते हैं, इसमें से मैक्सिमम उठा लेते हैं, तो जो मैक्स होगा 10, तो हम इस 10 को उठा लेते हैं। यही करते हैं मैक्स पुलिंग में अपन। करेक्ट करेक्ट। जब भी हम फिल्टर इस पे लगाते हैं, देखो नॉर्मली तो बहुत बड़ा हमारे पास होता है, इमेज में, इमेज का एक मैट्रिक्स होता है, जहां तो पिक्सल वैल्यूज होती है। तो जो मैक्सिमम पिक्सल होती है वो उठाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि मैक्स पुलिंग किस तरीके से वर्क करती है। ओवर टू यू प्रतीक, थोड़ा आप अभी वापस बता दीजिए। अब एक्चुअल में मैक्स पुलिंग जो हम कर रहे हैं वो एक 2D मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल जैसे आपने अर्थ बताया इस तरीके से हम लोग करेंगे। बट हम्म। when it comes to audio processing we don't have a 2D matrix, correct? वी हैव अ बिग मैट्रिक्स रेदर देन दैट, इन मल्टी हमारे पास डायमेंशनल। में सिंगल मैट्रिक्स होगा, 1D एरे। ओके, 1D अरे, हाँ, क्योंकि हमारे अभी पास आपने बताया ही था ऊपर, हाँ। बिल्कुल हमारे पास में एक 1D एरे होगा। उस 1D हम्म। एरे को मुझे प्रोसेस करना है और उसमें मुझे अगर मैक्स पुलिंग को इम्प्लीमेंट करना है हम्म। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिदम विच इज नोन एज स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो, राइट, ये मैं डीएसए का एक पॉपुलर एल्गोरिदम है। बिल्कुल बिल्कुल मैं जीरो से लेके जो कि मेरी वैल्यू है, मैं लेट सपोज मैंने जीरो से लेके एक रेशनलाइज वैल्यू तक मैंने एरे लिया। उस एरे में से मैंने मैक्सिमम वैल्यू को निकाला। हम्म। उसके बाद में जहां से मेरा वो एक एरे एंड हुआ था उसी को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर मैं और आगे तक जाऊंगा। हम्म। ऐसे मैं एरे की एंड तक जाऊंगा। जब मैं एरे की एंड तक जाऊंगा तो मेरे पास में कुछ वैल्यूज आएंगी। उसके जैसे ऊपर आप उन वापस यही एल्गोरिदम लगाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बट क्या होता है ना, इतनी बार अगर मैं एल्गोरिदम को यूज करता हूँ तो उससे मेरा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। बढ़ती है, राइट। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एफिशिएंट वे में वर्क हो और जितने मुझे स्पार्स फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जितनी इंफॉर्मेशन की मुझे रिक्वायरमेंट है उतनी ही इंफॉर्मेशन आए। हाँ, नहीं तो इन्फॉर्मेशन ओवरगेन हो जाएगा, फिर वो ओवरफिटिंग बिल्कुल। पे भी जा सकता है मॉडल। ओवर फिटिंग है तो जितनी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए मैं उतनी इंफॉर्मेशन हम्म। दूंगा। तो ओके। इस मॉडल की अगर मैक्सिमम पीक फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये पीकली कितना डेटा को रिड्यूस कर सकता है, तो मैं इसको रन करता हूँ एक बार। और अभी आप जैसे ऑडियो की जो मेरी एक्चुअल ऑडियो की लेंथ है वो है टू जीरो वन वन 20 सिक्स फोर लाख एट 11,640। बट एक्चुअल में जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये कितना होगा, सिर्फ 4। 4, 4, राइट। अब मैं इन 4 डेटा पॉइंट्स को, सिर्फ इन 4 डेटा पॉइंट्स को मैं क्या लूंगा, मेरा एक्चुअल वैल्यू। सिर्फ ओके। मैं इन 4 डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करूंगा और ये जो 4 मेरी वैल्यूज है ना,
इन चार वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग मैं एक वाई इक्विलिब्रियम रखूंगा। जैसे हम्म। कि जो मेरा इतना बड़ा जो ये ऑडियो है 1-2 मिनट का, ये है किसका? अपना टुकैन का, कोई बर्ड की वॉइस है। ये वैसे हम्म। एक्चुअल में तो एक गाना था, बट एक बर्ड की वॉइस है, लेट सपोज ये। तो इन द समराइज वे आपने इतने सारे फीचर्स ना रख के जो मेन मेन फीचर्स थे वो उठा लिया और अपना काम कर लिया, जिससे आपका बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। ओके। बिल्कुल। हम्म। तो अगर मैं 20 लाख डेटा पॉइंट्स को अगर मैं एक इंस्टेंस बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे सुपर कंप्यूटर लग रहा था। अगर मैं हम्म। 4 डेटा पॉइंट्स को यूज करते हुए, तो अगर आपका मेरा, नॉर्मल पीसी भी कैपेबल है इस चीज के लिए। बिल्कुल, अगर मैं मेरा एक डेटा वैल्यू बना रहा हूँ, तो मेरा एक नॉर्मल पीसी भी उसको काम करने के केपेबल है। ओके। और अगर इनकी डायमेंशंस की बात करें, तो जहाँ मेरा ऑडियो का भी डायमेंशन जो है 1D एरे हम्म। है, ये बिल्कुल, ये भी 1D एरे है। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि अगर मैं हम्म। इन दोनों का रेशियो प्लॉट करूं कितना कम हुआ है, तो जैसे कि मेरा जो ओरिजिनल वैल्यू थी यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, बट स्पार्स कहीं दिख ही नहीं रही है। हम्म। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली इनएफिशिएंट थी, बट उसको हमने इतना ज्यादा एफिशिएंट कर दिया तो आपकी कि अब हम एफिशिएंसी उससे बढ़ गई। इंसाइट्स ले सके। बिल्कुल। ओके। ग्रेट। एक बार आप एक इसको तरीके से हम देखें रन तो करके डेटा दिखा सकते प्रोसेस, हैं, एक बार आप रन करके दिखा सकते हैं एक बार बिल्कुल ऑडियो के बिल्कुल, ये साथ। ऑडियो के साथ में इसको मैं रन करता हूँ। एक बार ट्राई करते हैं। लेट्स डू इट। बिल्कुल। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बाय। हम्म। क्या होता है ना, कभी कभी इस चीज को प्लॉट करने में भी बहुत हाँ, टाइम होता है लगता है। होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई कैन अंडरस्टैंड। अब जैसे कि मेरा यहाँ पर ये डेटा पॉइंट है, तो वैसे इसके अंदर में ऑडियो आएगा या नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर। शायद। श्योर। शेयर साउंड, ऑडियो आ रहा है आपको इसका? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है। ओके, लेट मी प्ले इट। थोड़ा सा लाइक एक गाने का बहुत ही बेसिक सा ट्विस्ट लेंगे, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि कैसे एक गाने के अंदर में फ्रीक्वेंसी श्योर। डिस्ट्रीब्यूट होती है। श्योर ठीक है। श्योर। तो एक मैं चीज करूंगा, मैं सबसे पहले आपको जो मेरा ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी किस हम्म। तरीके से सुनाई दे रही है एक पर्टिकुलर गाने में, उस गाने को हम्म। मैं सुनाना चाहूंगा आपको। तो हम्म। बताइएगा, आवाज आ रही है तो आपको? ओके, फ्लिप तो नहीं चल रहा है यहाँ पर, जस्ट वेट अ सेकंड। बस क्या होता है ना, कभी कभी ये रन नहीं करता है, हो जाता है ना, वेरिएबल इधर उधर हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। हम्म। कैन यू हियर द वॉइस? हाँ हाँ, वी कैन हियर। अब मैं आपको इसमें बैक बूस्ट करके भी दिखाऊंगा, बस तो क्या श्योर ऑडियो श्योर। सुनना। ये जो आपने ऑडियो सुनी, ये एक्चुअल ऑडियो थी, करेक्ट? और इसमें काफी ज्यादा बास है और काफी हैवी ऑडियो है। अब देखते हैं इस ये एल्गोरिदम ऑडियो, के बाद वो कैसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक्चुअल में क्या है ना, अब अगर मैं इस ऑडियो को थोड़ा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जस्ट वेट, जस्ट गिव मी सम सेकेंड्स, बिकॉज क्या होता है ना, मेरे को पैरामीटर चेंज करने होते हैं बार बार इधर, इसलिए तो कभी कभी इश्यू यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद में, ओके, हम्म। तो अब एक बार ऑडियो को सुनना, और इस बार आपको सीरियसली बास बूस्टेड मिलेगा। तो ये तो काफी ऐसे, शानदार था। इस तो पहले जैसे जो ऑडियो थी ना, वो एक्चुअल ऑडियो थी जो मैंने आपको सुनाई थी, बट ये चीज करने के बाद में ना ऑडियो का बैस इंक्रीज हो गया है। तो ये एक्चुअल में ऑडियो प्रोसेसिंग इस तरीके से काम करती है, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर में इसका बहुत अच्छा रोल है। बट इसको क्या बोलते हैं ना, अब इसमें से अगर कुछ इंसाइट्स चाहिए मेरे को,
तो वो इनसाइट्स भी मैं यहाँ से निकाल पा रहा हूँ, एंड दैट विल बी माई डेटा फॉर प्रोसेस। इट्स रियली अ ग्रेट मॉडल, और आई होप कि इस वीडियो को अब तो एक लाइक बनता है इस पर्टिकुलर चीज़ के बाद। और कभी अगर होगा तो हम एक मास्टर क्लास भी करवा सकते हैं प्रतीक से। सो इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू इवन। तो अब आ चुके हैं हम इस पॉडकास्ट के फाइनल और एंडिंग सेगमेंट में। और नॉर्मली मेरे को ये सेगमेंट पसंद भी है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ फन क्वेश्चंस पूछते हैं इन द रैपिड फायर। और ये भी पसंद इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसके बाद हमें हमारे गेस्ट को बाय बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मेरे इमोशनल रह जाता है। तो आ जाते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे अब। सो प्रतीक, आप चाहे तो अब स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ये एक रैपिड फायर है और आपको फटाफट से आंसर देना है और उसका रीजन बताना है। तो नॉर्मली जो लास्ट हमारे गेस्ट आई थी उन्होंने इस रैपिड फायर के लिए टोटल टाइम जो लिया था वो लिया था अराउंड 2 to 3 मिनट्स का, ठीक है। बट देखते हैं आप कितनी जल्दी इस रैपिड फायर को खत्म करते हैं। मैं आपसे 4 या 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, जो कि रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ होंगे और आपको आंसर देना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्ट करें इस पर्टिकुलर चीज को, करेक्ट। ठीक है। बिल्कुल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर, एआई या बैकएंड डेवलपमेंट, दोनों में से एक चूज करना होगा तो मशीन लर्निंग, AI ML, सॉरी। एआई चूज करोगे, क्यों? बिल्कुल। रीजन भी बताना है। मेरे को अच्छी लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि जितना मैं काम बैकएंड से कर सकता हूँ वो सेम टू सेम काम मैं यही से करवा दूंगा, तो मेरा बैकएंड भी बना ओके, रहेगा। पाइथन या जावा? पाइथन। वाई? जावा में मैं लंबे लंबे कोड लिखूंगा, जावा में मेरे पास लाइब्रेरीज कम है, बट पाइथन में मेरे को बहुत अच्छे से काम मिलता है। ओके, फेवरेट टेक यूट्यूबर? फेवरेट टेक यूट्यूबर, कोड विथ हैरी। कोड विद एरी, ओके, वाई? मेरा सबसे पहला बंदा था जिसने मेरे को कोडिंग सिखाई। ओके, वन हॉबी अदर देन कोडिंग? वन हॉबी अदर देन कोडिंग, वन हॉबी अदर देन कोडिंग तो मेरा होगा कि म्यूजिक। म्यूजिक, सीरियसली। ओके, एक हीलिंग इफेक्ट के लिए, राइट? तो ये तो बिल्कुल। शानदार। तो काफ़ी अच्छा लगा प्रतीक आपसे बात करने में। और हाँ, अभी आपने हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। और भी ज़्यादा आपसे पॉडकास्ट आपके साथ शूट करेंगे ऑन डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग की चीज़ों के ऊपर। इट्स रियली नाइस टू हैव यू ऑन अवर शो। आपको कैसा लगा हमसे बात करके? सीरियसली बहुत अच्छा लगा, बिकॉज क्या होता है ना कि एक तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि यार आप लोग ना, अगर अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर में हो, एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना इज कि कॉलेज से कभी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना, सीरियसली। हम्म। लर्निंग फेज के अंदर हो, अच्छे से लर्न करो, चीजों को अच्छे से समझो। यूट्यूब पर इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है, चाहो कहीं से भी सीख सकते हो। सीरियसली मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं एक स्कूल स्टूडेंट था मैंने एक भी पैसा मेरी लर्निंग के ऊपर में खर्च नहीं किया, मैंने सब फ्री में सीखा यूट्यूब से। हम्म। हाँ, ये होता है कि और स्ट्रक्चर अगर जैसा नहीं मिल। आपको चाहिए इन केस अगर गाइडेंस, तो हम एसआईएन के ट्रेनिंग प्रोग्राम सब लॉन्च करने वाले हैं रिलेटेड टू स्कूल ऑफ एआई, तो उसको आप ज्वाइन कर ही सकते हो। प्रतीक ने एक बार टेस्ट लिया हुआ है और हमारे साथ एक एक्सपर्ट प्रतीक भी है जो कि इस चीज़ में आपको गाइड कर सकते हैं एआई की जर्नी में। तो मिलते हैं बिल्कुल। हम आपको ऐसे ही इन सम नेक्स्ट पॉडकास्ट। रियली नाइस टू हैव यू ऑन बोर्ड प्रतीक। और मैं आपसे वापस कॉल पे एक हमारा गिफ्ट हैम्पर है जो कि हम आपको देंगे, मैं अभी आपको कॉल करूंगा जस्ट उसके रिगार्डिंग। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अगर आपको कोई गेस्ट आते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, तो हम उनको जरूर लाएंगे। प्रतीक के साथ भी और काफी पॉडकास्ट शूट करेंगे। टिल देन इट्स हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ।